बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुलन एयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 11 में टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पे बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें किस तरह से पता चलता है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो केमिकल चेंज उनमें आता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात आए कि जब रिएक्टेंट्स की अमाउंट में से जो 50% अमाउंट है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, अब ये 50% या 50% हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो जिस ड्यूरेशन में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, जितना टाइम चाहिए था 50% रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे? दैट विल बी द हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, जिस टाइम के अंदर 50% ऑफ द रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, ऑफ दैट रिएक्टेंट। अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? The time which is required to convert 50% of the reactants into products is called half life पीरियड। स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ पीरियड को हम स्मॉल टी से डोनेट करते हैं, स्मॉल टी, और यहां पर हाफ बी मेंशन होता है। ठीक है, ये हाफ लाइफ पीरियड का हमारे पास सिंबल आ गया है। ठीक है, इसको मजीद एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज द डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। इसका रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास क्या रिएक्शन होगा डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 में कि N2O5 विल डीकंपोज इनटू N2O4 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिएक्शन होगा। 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। स्टूडेंट्स, हमें एक्सपेरिमेंटली ये इंफॉर्मेशन है कि दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है कि रेट इक्वेशन में हमारे पास N2O5 इसकी पावर क्या आती है? 1 आती है, कि यानी रिएक्शन मैकेनिज्म में 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 इज इन्वॉल्व। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, यानी रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का जो 50% जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा तो कितना टाइम रिक्वायर होगा। उसके लिए हम एक डाटा लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 मोल पर डीएम क्यूब में हम इसकी कंसंट्रेशन लेंगे। यहां पर हम टाइम नोट करेंगे कि कितने टाइम में चेंज आ रहा है, और फिर हम हाफ लाइफ देखेंगे किसकी क्या हाफ लाइफ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, से मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और मैंने N2O5 जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या ली? 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है इसकी। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं टाइम 0 मेंशन करूंगी, तो हाफ लाइफ भी 0 होगी, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब रिएक्शन स्टार्ट होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ और 0.1 मोल जो कंसंट्रेशन थी, इसका हाफ पॉइंट कितना रह जाएगा? 0.05। ठीक है, यानी अब N2O5 की कितनी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ हो चुकी है। अब ये हाफ कंसंट्रेशन जो हुई है उसके लिए कितना टाइम लगा है? दैट इज 24 मिनट्स। हमने ऑब्जर्व किया कि 24 मिनट में हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब 24 मिनट्स क्या कहलाएगी? हमने क्या कहा था? द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स, वो इस रिएक्टेंट की क्या कहलाएगी? हाफ लाइफ कहलाएगी। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? ये N2O5 की पहली हाफ लाइफ होगी। ठीक है,
इसी तरह से हमने देखा जब ये इनिशियल कंसंट्रेशन, अब इस कंसंट्रेशन की बात करें, ये मजीद हाफ हो जाएगी 0.025 जब पहुंची तो उसको कितना टाइम लगा, मजीद 24 मिनट और लगे। ठीक है, मजीद 24 मिनट और लगे तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा 48 मिनट्स। तो हम क्या कहलाएंगे, हम क्या कहेंगे, दैट विल बी इट्स सेकेंड हाफ लाइफ। ठीक है, यानी मजीद 24 मिनट और लगे हैं 0.05 से 0.025 में कन्वर्ट होने के लिए। इसी तरह अगर हम फर्दर देखेंगे 0.025 से 0.012, ये अगेन इसका हाफ है, आप इसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 0.012 कंसंट्रेशन आएगी। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का जब मजीद हाफ होगा तो फिर अगेन 24 मिनट्स लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना आएगा 72 मिनट्स, और हम इसे क्या कह सकते हैं, दैट विल बी द थर्ड हाफ लाइफ ऑफ N2O5। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हाफ लाइफ जो कि 24 मिनट्स थी वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, पहली हाफ लाइफ में देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब थी। दूसरी हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, 0.05। तीसरी हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, 0.025। और ये वो रिएक्टेंट रह गया जो कि अभी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हाफ लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ा कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है, उसके लिए बस ये जरूरी है कि जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ मैंने 24 मिनट्स में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देना। यानी 24 मिनट में जो रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देना। दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज disintegration of radioactive uranium 235-92। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टूडेंट्स, उनके साथ क्या होता है कि जैसे टाइम गुजरता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो डॉटर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, उनका अपना न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये टूट जाएगा इनटू 2 स्मॉल डॉटर न्यूक्लियाई इस तरह से। ठीक है, अब इस प्रोसेस के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, यानी 50% ऑफ द यूरेनियम विल कन्वर्ट इनटू इट्स डॉटर एलिमेंट्स, इसके लिए 710 मिलियन ईयर्स, इतना टाइम चाहिए इसको। दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 235-92। ठीक है, 235 यूरेनियम रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है इसको 710 मिलियन ईयर्स रिक्वायर होते हैं कि जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसका हाफ रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। प्रोडक्ट्स क्या होंगे, डॉटर एलिमेंट्स होंगे। इसका अगर हम थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करें ताकि हमें मजीद समझ आ सके, इनिशियल अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 कितनी लेंगे, टाइम क्या होगा और कितनी हाफ लाइफ्स होंगी जो कि रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। सी स्टूडेंट्स, हम इनिशियल अमाउंट कितनी लेते हैं, 1 kg लेते हैं। अभी हम कहते हैं कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो टाइम 0 है, हाफ लाइफ भी हम उसकी भी बात नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स, जब 1 kg से यूरेनियम जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है और अब इसकी अमाउंट कितनी रहेगी, 0.5 kg, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रह गया, 50% रिएक्टेंट्स रह गए। अब ये 50% रिएक्टेंट्स 1 kg से 0.5 kg जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज 710 मिलियन ईयर्स। यानी आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन कितना स्लो है। 710 मिलियन ईयर्स इसको लगे हैं कि ये 1 kg से 0.5 kg में कन्वर्ट हो, या आप कह लें कि रह जाए, बकाया कितना रह जाए, 0.5 kg, यानी हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह गया है। तो हम इसे क्या कहेंगे, दैट इज द फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 235। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर ये 0.5 से 0.25 kg में हम इसे देखना चाहेंगे, ये 0.5 से 0.25 kg कब रिएक्टेंट्स बाकी रह जाएंगे या कब इसकी इतनी कंसंट्रेशन बाकी रह जाएगी, तो दैट विल बी अनदर 710 मिलियन ईयर्स। वो कितने हो जाएंगे, 1420 मिलियन ईयर्स। ठीक है, दैट विल बी कंसिडर एज द सेकेंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 235।
अगेन दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस तरह से कि ओनली वन एलिमेंट इज इन्वॉल्व, यूरेनियम 235 इन्वॉल्व है और इसके अंदर केमिकल चेंज आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह से आप देख सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ लाइफ कितनी आ रही है, 710 मिलियन ईयर्स, ठीक है। आप अगर इससे भी नीचे चले जाएं 0.25 का भी मजीद हाफ कर दें तब भी 710 मिलियन ईयर्स ही रिक्वायर होंगे। यानी अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। जो भी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की टाइम उतना ही लगेगा, 710 मिलियन ईयर्स ही फर्स्ट लाइफ में थे और देखें सेकंड हाफ लाइफ में भी अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो 710 मिलियन ईयर्स ही आते हैं आपके पास। तो स्टूडेंट्स अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर की तो बात कर दी, तो व्हाट अबाउट सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, यानी हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशनशिप होगा, जिसकी बेस पे मैं ये जिक्र कर रही हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स उसका रिलेशनशिप हम देखते हैं, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें किस तरह से इसका कोई रिलेशनशिप पता चले जिससे हम ये डिस्कस कर सकेंगे फर्स्ट ऑर्डर में वाकई इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो हाफ लाइफ पे इफेक्ट नहीं करती। उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है, दैट इज हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द initial concentration of reactants raised to the power 1 less than order of reaction, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि T हाफ, यहां पर N भी आएगा, ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास N आएगा, ठीक है। अब यहां पर T हाफ क्या है, दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है। और इसी तरह से A किस चीज को शो कर रहा है और N किस चीज को शो कर रहा है ये भी हम डिस्क्राइब करते हैं। A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपको बात समझ आएगी, मैं दोबारा से कहती हूं कि क्या रिलेशनशिप है। Half life is inversely proportional to the initial concentration of reactants raised to the power 1 less than the order of reaction. अब स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आइए देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रिलेशनशिप बनेगा बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एक्सप्रेशन मेंशन करने लगे हैं। सबसे पहले तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब यहां पर आपने वैल्यूज ऐड करनी है। T हाफ इस तरह से था, n की वैल्यू क्या है, 1 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन में n की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 1 आएगी, 1 माइनस 1 इस तरह से, ठीक है। तो ये T हाफ 1 जो है ये किस तरह से हम लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 A की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आप इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो फिर आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये 1 है इक्वल कांस्टेंट आ जाएगा 0.693 ओवर K। अब आप इस एक्सप्रेशन में देखें क्या इनिशियल कंसंट्रेशन जो A है उसका यहां पर कोई जिक्र भी है, नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि For first order of reaction, half life is independent of the initial concentration of reactants. ठीक है, उसकी initial concentration reactants की क्या होगी, उस पे half life का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्या वो इफेक्ट नहीं होगी बेसिकली। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन उसके लिए हम देखेंगे कि n की वैल्यू क्या है, दैट इज 2। तो इसी तरह से हम जल्दी से इसका एक्सप्रेशन भी मेंशन करते हैं। T हाफ बाहर 2 आएगा फॉर सेकेंड ऑर्डर। अब यहां पर A में n की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 1 इस तरह से। यहां पर मैं लिख देती हूं कॉमन एक्सप्रेशन हमने क्या कहा था, दैट इज n माइनस 1, ठीक है। इसकी बेसिस पे हम n की वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू 2 थी, 2 माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से T हाफ 2 A की पावर 1 आ जाएगी और जब हम इसको इक्वालिटी से चेंज करेंगे
तो फिर हमारे पास एक कांस्टेंट K आ जाएगा, ठीक है। अब देखें सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती जाएगी हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी शुरू में आप कह सकते हैं कि अगर हम इस ग्राफ में देखें, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा सेकंड ऑर्डर के लिए। तो स्टार्ट के अंदर ये अगर हम 0 से स्टार्ट करें, स्टार्ट के अंदर जो चेंज आता है, फॉर एग्जांपल ये चेंज अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये चेंज कितनी ड्यूरेशन में आ रहा है, 1 सेकेंड में आ रहा है। ये रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज जो है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी A, ये इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ रिएक्टेंट्स जब रह गए तो ये कितना ड्यूरेशन था, 1 सेकेंड का था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे ही टाइम गुजरता गया ये अगेन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो गया, तो ये 1 सेकेंड में नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा, ये 4 सेकेंड्स में हो रहा है। इट्स मीन कि जैसे ही कंसंट्रेशन कम हुई हाफ लाइफ पीरियड बढ़ गया, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको जस्ट एक शॉर्टली, आपको यहाँ पर ये मजीद समझने की जरूरत नहीं है, बस ये बात है कि आपने ये ध्यान रखना है कि हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन से। जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती जाएगी हाफ लाइफ जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे, t हाफ 3 यहां पर मेंशन करेंगे ऐसे, n की वैल्यू क्या है 3 - 1, और इसी तरह से t हाफ, ये हाफ ना इसको नीचे करके थोड़ा सा लिखेंगे, और 3 ये भी जरा ठीक करके ऐसे मेंशन कर लें, इस तरह से आएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से फर्दर स्टूडेंट्स जब हम इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, t हाफ 3 इक्वल टू ka स्क्वायर, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मुताबिक हाफ लाइफ डिसाइड होगी। फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा हाफ लाइफ का, वो कांस्टेंट रहेगी। और सेकंड ऑर्डर में इनवर्स रिलेशनशिप है, और थर्ड ऑर्डर में आप देख सकते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने हाफ लाइफ डिस्कस की, हाफ लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें हाफ लाइफ जानना क्यों जरूरी है, कि एक रिएक्टेंट क्यों हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स का जो 50% है वो कितने टाइम में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या फायदा होता है। तो स्टूडेंट्स कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको हाफ लाइफ की इंपॉर्टेंस का पता चल सके कि हम इसे क्यों डिस्कस करते हैं, ये क्यों स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, आप इसे कह सकते हैं दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ हाफ लाइफ। स्टूडेंट्स ये मैं आपको जस्ट एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि हाफ लाइफ का डेटा हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिटरमिन द एज ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि अगर एक डेड ऑर्गेनिज्म है वो कितने साल पुराना है। ये हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं स्टूडेंट्स, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर रेडियो एक्टिव कार्बन 14 मौजूद है, ठीक है, ये हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल है, और इसकी जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर से कम नहीं होती, क्योंकि जैसे ही C14 ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स कैसे कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेकर अपना फूड बनाते हैं, और इसी तरह से एनिमल्स जो हैं वो प्लांट को एज अ फूड इनटेक करते हैं, और उनके अंदर भी कार्बन 14 जो है वो एंटर इस तरह से हो जाता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में इसकी जो क्वांटिटी वो बैलेंस कैसे रहती है, कॉस्मिक रेज बेसिकली जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो एटम्स हैं जो हाइट पे मौजूद हैं उनके साथ
इंटरेक्ट होता है, एक रिएक्शन होता है, तो उसके नतीजे में C14 जो है प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से C14 की जो परसेंटेज है वो कम नहीं होती। अब स्टूडेंट्स बात यहाँ पर आती है कि हम किस तरह से C14 की परसेंटेज का डेटा लेते हुए एज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म बता सकते हैं। स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे बेसिकली C14 लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो C14 जो है वो इनटेक करता है, ठीक है, लेकिन जब वो मर जाता है, मरने के बाद डेड ऑर्गेनिज्म जब ये बन गया है तो फिर क्या होगा, जब ये डाई हो चुका है तो मजीद इसकी बॉडी में C14 तो एंटर नहीं हो रही, लेकिन ऑलरेडी जो C14 मौजूद है वो उसका डिके स्टार्ट हो जाएगा। वो C14 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजन में। अब C14 की जो हाफ लाइफ है दैट इज 5700 ईयर्स, यानी कि C14 का जो 50% नाइट्रोजन में कितने सालों में कन्वर्ट होता है, 5700 ईयर्स उसे चाहिए होते हैं नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम कैसे कंपेयर करते हैं एज को, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन 14 की परसेंटेज को कंपेयर करते हैं विद द डेड ऑर्गेनिज्म, कि डेड ऑर्गेनिज्म में कितना C14 जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है। इसके कंपैरिजन डाटा से हम देख के बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इसको मरे हुए कितने साल गुजर चुके हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हाफ लाइफ को हम डेटिंग ऑफ रॉक्स वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं कि पत्थर को हम देखना चाहें कि एक पत्थर जो है वो कितने साल पुराना है, आप कह सकते हैं एज ऑफ रॉक, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हमें हाफ लाइफ का डाटा रिक्वायर होता है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 238 जो है वो एक रॉक का पार्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इसकी डिसइंटीग्रेशन होती है और ये थोरियम 234 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये सीरीज ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स में कन्वर्ट होता होता लेड जो कि स्टेबल आइसोटोप है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स 238 से लेड में जाने में भी कुछ टाइम रिक्वायर है। अगर हम एज ऑफ रॉक को डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमारे पास 238 यूरेनियम और लेड की रेशियो मौजूद है कि एक रॉक के अंदर कितना लेड, स्टेबल लेड आइसोटोप वो मौजूद है और कितना 238 है, इनका कंपैरिजन करके हम बताते जाते हैं कि ये पत्थर जो है ये ज्यादा पुराना है। इसका मतलब जिसके अंदर लेड का कंटेंट ज्यादा होगा वो पत्थर ज्यादा पुराना होगा एज कंपैरिजन टू जिसके अंदर यूरेनियम का कंटेंट ज्यादा होगा, उस पत्थर को हम कहेंगे कि अभी इतना पुराना है, इसकी एज इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो हमने हाफ लाइफ के बारे में आपको दी कि हाफ लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम देखते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो कब कितनी ड्यूरेशन के बाद 50% जो है वो उनका प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। और भी इसकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं लेकिन वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 दैट इज 50% ऑफ द हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन 1 आवर, द रिमेनिंग 50% नीड्स मोर देन 1 आवर टू कंप्लीट। आपसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका 50% प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ है विद इन 1 आवर। इसका क्या मतलब है कि हाफ लाइफ वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 1 आवर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हाफ लाइफ का रिलेशनशिप पढ़ा था कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन that do not depends upon the initial concentration of reactants। A0 का क्या मतलब है कि वो initial concentration पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम इसे इक्वेलिटी पे चेंज करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है 0.693 ओवर के, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब आप यहाँ पर देखें अगर 100% जो थी दैट विल, हम इसे इनिशियल कंसंट्रेशन समझें, ठीक है। हाफ लाइफ ये 100% से जब ये 50% में कन्वर्ट हुआ तो कितना टाइम उन्होंने आपको बताया कि 1 घंटा लगा। रिमेनिंग 50% जो है वो कितने घंटों में कंप्लीट होगा, वो 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि अब 50% को
25% में कन्वर्ट होने के लिए मजीद एक और घंटा चाहिए, ठीक है। यानी टोटल अगर टाइम आप देखें तो 2 आवर्स लगेंगे इसको फ्रॉम द इनिशियल, और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो मजीद एक और घंटा 25% में कन्वर्ट होने के लिए, और इसी तरह से 25% आपका मजीद जब इसकी कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा तो फिर एक और घंटा आपको मजीद चाहिए होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि यहाँ पर हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि सेकंड ऑर्डर में इस तरह से होता है कि जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो हाफ लाइफ ज्यादा होती जाती है, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर में हमने देखा था कि हाफ लाइफ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसा नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसलिए एक से ज्यादा घंटे लगते हैं इसे कंप्लीट होने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज रेडियो एक्टिव डिके इज ऑलवेज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डिके में क्या होता है बेसिकली कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि 235 यूरेनियम है, दैट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये इसकी जब डिसइंटीग्रेशन होती है तो ये डॉटर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में जो रेडियो एक्टिव डिके है यूरेनियम 235 दैट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये सिंगल मॉलिक्यूल जो कि इन्वॉल्व है फॉर अ केमिकल चेंज। तो रेट एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं, अगर हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे 235 92, तो ये अकेला मॉलिक्यूल है दैट इज इन्वॉल्व फॉर दैट केमिकल चेंज। रेडियो एक्टिव डिके में एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूटता है और रिस्पेक्टिव डॉटर एलिमेंट्स यानी कि स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, दैट इज बेसिकली द डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। और फर्स्ट ऑर्डर इस वजह से है क्योंकि वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरेनियम एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन दैट केमिकल चेंज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके इज ऑलवेज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस किया और हमने देखा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।